हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। हमने प्रीवियस क्लास में 25 टू 30 मार्क्स का अपना स्टैट्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो बच रहा है इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, सेकेंडली प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दो टॉपिक हम इस क्लास में कवर करेंगे और उसमें हमारी पूरी स्टैट्स कवर हो जाएगी जो 40 मार्क्स की है। और होपफुली आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि 30 मार्क्स तो आराम से हमारे 100% श्योर है हम कवर कर सकते हैं। बस जिन पॉइंट्स को आपने प्रैक्टिस की है, सारा रिवाइज भी कर लिया है, जिन पॉइंट्स को मैं स्पेशली फोकस करवा रही हूँ आपको या हाईलाइट करवा रही हूँ, उन पॉइंट्स पे और फोकस कर लेना। सीए मॉड्यूल के सारी इलस्ट्रेशंस एक बार गो थ्रू कर लेना। सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस मार्क कर रखी हैं उन्हें प्रॉपर वे में रीडिंग कर लेना, रीड कर लेना, लॉजिकली रीड करना कि ऐसा क्यों बन रहा है, जिससे वो स्किप ना हो या एग्ज़ाम टाइम में जाके कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। तो सबसे पहले जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं, इंडेक्स नंबर है क्या? मुझे हर चीज़ एक्चुअल में जाननी है। ये नहीं कहना कि पहले मेरी सैलरी 50,000 थी, अब आफ्टर 5 ईयर मेरी सैलरी 1 लाख हो गई। अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो फिर मैं एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को या जो हमारी इकोनॉमी का पैटर्न है उसको समझ नहीं पाई। क्योंकि क्या है, इन 5 सालों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। अगर अब मेरे पास 500 रुपये हैं, सपोज मेरे पास 500 रुपीज़ हैं, तो उसमें मैं चाहूँ कि मेरा 2 दिन का खर्चा चल जाए, सब्जियां भी आ जाएं, सब कुछ काम आ जाए, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन मुझे ये लग रहा है आज मेरे पर्स में, पहले मेरे पर्स में 500 रुपये होते थे, 5-10 साल पहले बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, लेकिन आज भी मैं सोच के खुश हो जाऊं कि 500 रुपये हैं, बहुत सारे हैं, तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या रियल जानना है, रियल सैलरी है कितनी। रियल सैलरी की जब मैं बात करती हूँ तो उसकी परचेजिंग पावर के बेस पे करती हूँ कि पहले कितना सामान आता था 50,000 में और अब 1 लाख में कितना सामान आता है, उसको कंपेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे कोई इंडेक्स नंबर चाहिए। इंडेक्स नंबर अब कोई भी ईयर हो सकता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करती है भाई? मैं क्यों नहीं डिसाइड करती? क्योंकि हमें एक ऐसा ईयर लेना है जिसमें ज़्यादा अनकॉमन चीज़ें ना हुई हों। जैसे कोरोना है, इस साल हमारी जीडीपी रेट, ग्रोथ रेट, बिजनेस सब एक बहुत ही बिलो लेवल पे चले गए। लॉकडाउन हो गया, तो नॉर्मल ईयर्स में, नॉर्मल टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता। तो इस ईयर को मैं बेस ईयर कभी भी सिलेक्ट नहीं करूंगी। जो एक नॉर्मल ईयर होता है जिसमें ऐसा कुछ बॉटम से हाई या लो ना हुआ, उस ईयर को हम बेस ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद डिसाइड करती है कि मुझे कौन सा बेस ईयर लेना है। जब मैं करंट ईयर को कंपेयर करना चाहती हूँ अपनी बेस ईयर की सैलरी से कि पहले 50,000 थी, 5 साल बाद 1 लाख हो गई, देखने में तो मनी की टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या ये बढ़ी है? तो जब मैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट इस 1 लाख में से हटा देती हूँ तो ये सैलरी बनती है मेरी 45,895। तो क्या अब मुझे खुश होना चाहिए? नहीं। तो एक्चुअल में जब हम रियल बेस पे कंपैरिजन करने जाते हैं तब एक्चुअल तब पता चलता है, उससे पहले एक्चुअल पता नहीं चलता। तो गवर्नमेंट को अगर डिसीजन लेना है, ये देखना है एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, गवर्नमेंट लेमैन की तरह काम नहीं कर सकती जो सिर्फ मॉनेटरी टर्म में डिसाइड कर लेता है कि पहले मुझे 10,000 प्रॉफिट हो जाता था और अब मुझे 20,000 प्रॉफिट हुआ है। पहले भाई 10,000 की परचेजिंग पावर जो थी, 20,000 की परचेजिंग पावर अब 1,000 के बराबर है, तो तुझे प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है। तो जब हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं तब तो ये होता है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, इस भाषा में बात नहीं कर सकते। तो जब हम करंट ईयर की वैल्यू को एक बेस ईयर के बेस पर कन्वर्ट करके कंपैरिजन के लायक बना देते हैं, उसे इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो जिस ईयर को मैं सेलेक्ट करूंगी वो मेरा बन जाएगा बेस ईयर। तो दो चीज़ें हो गई, बेस ईयर और करंट ईयर। इसको हम जीरो डिनोट करते हैं 0 से और इसको करते हैं 1 से। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? प्राइस हो सकती है और क्वांटिटी हो सकती है। बेस ईयर के प्राइस को मैं क्या बोलूँगी? P0, करंट ईयर को P1, क्वांटिटी को क्या बोलूँगी? Q0 और Q1। ये 4 टर्म्स हो गई। बेस, अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, P0 लिखा हुआ है, सबको पता चल रहा है बेस ईयर का प्राइस है, क्योंकि 0 बेस ईयर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में से हमें डेफिनेशन पता होने चाहिए, मेथड्स पता होने चाहिए इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के, क्या क्या टेस्ट होते हैं, टेस्ट वाला तो वैसे भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। एप्लीकेशन क्या होती है इंडेक्स नंबर की, अगर मुझे बेस शिफ्ट करने के लिए बोला जाए तो कैसे करूंगी, इस दो सीरीज को मर्ज करने के लिए, स्प्लाइस करने के लिए बोला जाए तो कैसे करूंगी, ये हमें इस चैप्टर में से पढ़ना होता है।
बेस ईयर और करंट ईयर आपको क्लियर हो गया। अब जब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है तो सिंपल कमोडिटी और मल्टीपल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी में हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और चेन में इंडेक्स नंबर दो कंसेप्ट जाते हैं। P01 मतलब 1 करंट ईयर है और 0 बेस ईयर है, तो फॉर्मूला लगेगा P1 बाय P0 इंटू 100। चेन बेस इंडेक्स में भी हमारा फॉर्मूला लगेगा P1 बाय P0 इंटू 100। लेकिन मल्टीपल कमोडिटी में अनवेटेड और वेटेड दो मेथड जाते हैं। अनवेटेड में फिर सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव में सिग्मा P1, यहाँ पे हमने P1 बाय P0 इंटू 100 किया था एक इंडिविजुअल का, यहाँ पर हमने सिग्मा P1 बाय सिग्मा P0 इंटू 100 किया। यहाँ पर हमने ईच एंड एवरी कमोडिटी का P1 बाय P0 इंटू 100 निकाला, फिर उस आंसर का सिग्मा करके डिवाइड बाय n किया तो इंडेक्स नंबर आया। मतलब जैसे मुझे 3 कमोडिटी दी हुई है, ये P1 है, ये P0 है, मैं हर कमोडिटी का P1 बाय P0 इंटू 100 निकालूंगी। 5 है, ये 4 है, तो 5 बाय 4 इंटू 100। ये 3 है, ये 5 है, तो 3 बाय 5 इंटू 100। इन सबको निकालती जाऊंगी, इनका टोटल करूंगी, और P01 क्या होने वाला है मेरा टोटल, कितनी ऑब्जर्वेशन है 3, तो ये मेरा आंसर होने वाला है। इसे हम कहते हैं लिंक रिलेटिव। वेटेड में हमारे फॉर्मूले जाते हैं लास्पेयर, पास्चे, फिशर और डॉर्बिश। ये फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि आपको याद ही ना करना पड़े। फॉर्मूला लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया था कि आपको याद ना करना पड़े। दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्पेयर का फॉर्मूला लिखना है भाई, क्या करना था, सिग्मा सिग्मा लगाओ, P1 P0 डालो, आगे Q0 डाल दो और इंटू 100। पास्चे का लिखना है, सिग्मा सिग्मा डालो, P1 P0 डाल दो, आगे Q1 लिखो, और ये बन गया। इसके बाद फिशर का लगना आना है। फिशर का होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू P, इन दोनों के फॉर्मूले का एवरेज। और अगर मुझे मार्शल तो वैसे नहीं है, डॉर्बिश का है हमारे सिलेबस में, डॉर्बिश का लगाना है तो L और P के फॉर्मूले का एवरेज, या मैं कह सकती हूँ एवरेज ऑफ लास्पेयर एंड पास्चे। ठीक है, याद हो गए ना फॉर्मूले, रिकॉल हो गए ना, क्योंकि याद करने में बहुत से बच्चे पी को पोको करके भी याद करते हैं, तो उससे भी कर सकते हो। मतलब मेन बात है कि आपको क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको उस चीज़ से क्लियर है उससे कर लो, नहीं तो मैंने आपको, अगर उसमें डाउट है या नहीं आता तो मैंने आपको लिखने का ईजी तरीका बता दिया, इससे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, तो कभी गलत नहीं होगा। ये टेबल तो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, 100% आने वाला है क्वेश्चन इसमें से, कि कौन सा फॉर्मूला हमारा कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। लास्पेयर की बात करते हैं तो ये सिर्फ यूनिट टेस्ट को करता है, पास्चे की बात करते हैं तो ये यूनिट टेस्ट को करता है, फिशर की बात करते हैं तो ये 3 टेस्ट को सेटिस्फाई कर देता है, मार्शल की बात करते हैं तो ये 2 टेस्ट को सेटिस्फाई कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट टेस्ट तो सारे सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टेस्ट कौन सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा फिशर। इसका मतलब फिशर मेरा आइडियल फॉर्मूला है जिन्हें मुझे टेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फिशर मेरा आइडियल फॉर्मूला है जो मुझे टेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्लियर, सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। अब टेस्ट की बात करते हैं। यूनिट टेस्ट हमारा क्या होता है, फ्री फ्रॉम एनी यूनिट। अब ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली हमारे एग्जाम में आती है, जबकि इसमें फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं भाई, लेकिन ये फिर भी आती है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में एक बार हमने 0 को बेस ईयर लिया, 1 करंट ईयर लिया, दूसरी बार हमने 1 को करंट ईयर लेके 0 को बेस ईयर ले लिया, तो मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आना चाहिए, तो ये मेरा टाइम रिवर्सल टेस्ट है। अब इसका आंसर 1 आ रहा है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट को, तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, यूनिट टेस्ट भी कह सकती हूँ। इसको मैं क्या कह सकती हूँ, यूनिट टेस्ट भी कह सकती हूँ। फैक्टर रिवर्सल में P01 प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स, ये तीनों आ जाते हैं, तो मेरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है। सर्कुलर टेस्ट में हम शिफ्टिंग ऑफ बेस इन ईयर्स कर रहे हैं, मतलब हमने 3 साल ले लिए, बेस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर। P01 इंटू P1 1 पे खत्म हुआ था, 1 से शुरू कर दिया, 2 पे खत्म हुआ था, 2 से शुरू कर दिया, और आंसर के मल्टीप्लीकेशन का 1 आना चाहिए। एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ही है जो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए मैंने आपका ये लिस्ट में भी ऐड कर दिया था जिससे आप ना भूलो। यही एक ऐसा मेथड है जो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सारे मेथड हमारे यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं।
फिशर को आइडियल इंडेक्स कहते हैं कि बहुत सारे टेस्ट को सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन जो सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला है वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव जो यूनिट टेस्ट को नहीं करता, जिसको सब करते थे, लेकिन सर्कुलर टेस्ट को करता है जिसको कोई भी नहीं करता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट बन जाता है यहाँ। ये मेरा ईयर 2001 है, ये मेरा ईयर 2010। इसमें मुझे नॉमिनल जीडीपी निकाली तो मल्टीप्लाई करके निकाल दी, इसमें नॉमिनल निकाली तो मल्टीप्लाई करके निकाल दी। अब इसके बेस पे अगर मुझे इंडेक्स निकालना है तो P1 बाय P0 इंटू 100 करा 150 आ गया मेरा इंडेक्स। तो अब डिफ्लेटेड वैल्यू निकालती हूँ मैं 150 लाख की। तो एक तरीका तो क्या है, एक तो ये फॉर्मूला बता दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है डिफ्लेटेड वैल्यू निकालने का, कि Q1 लो, लेकिन मैंने प्राइस बेस ईयर वाला लेना है। Q1 लो, प्राइस बेस ईयर वाला लेना है, तो मैं P0 ले लेती हूँ। Q1 लिया लेकिन प्राइस बेस ईयर वाला लेना है, ये क्या है, मेरा बेस ईयर के बेस पे ही तो कन्वर्ट होता है इंडेक्स नंबर में। तो 100 इंटू 1000 क्या आने वाला है, 1 लाख। ये आंसर और ये आंसर मेरा सेम आ गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है हम कैसे भी करें। ठीक है, क्लियर हो गया। इंडेक्स नंबर से मुझे पता चल गया जो मुझे 1,50,000 वैल्यू दिख रही है एक्चुअल में वो 1 लाख ही है। और 1 लाख को मैं जब 1 लाख से कंपेयर करती हूँ तो इस 10 साल में कुछ भी नहीं इंक्रीज हुआ। मैं जहाँ पहले खड़ी थी वहीं अभी खड़ी हूँ। सिर्फ मैं अमाउंट देख के खुश हो सकती हूँ, अदरवाइज इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा। मेरी परचेजिंग पावर पहले जितनी थी अभी भी उतनी। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं बेस शिफ्टिंग की। बेस शिफ्ट करना है, बेस शिफ्ट करना है। उस केस में क्या हुआ, पहले बेस ईयर इनका 2000 था, 100 था, तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। लेकिन नया बेस अब 2002 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, हर वैल्यू को इस 300 से डिवाइड इंटू 100 करती जाऊँगी, तो मेरा नया बेस आ जाएगा 2002। सिर्फ क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 2005 से लिखते, ये इन्फॉर्मेशन है। 100 का मतलब है ये बेस ईयर था और मुझे न्यू बेस ईयर ये चाहिए 2008। अब मैं क्या करूँगी, न्यू इंडेक्स निकालूंगी। हर वैल्यू को किससे डिवाइड करूँगी, 120 से। 100 डिवाइड में 120 इंटू 100, 50 डिवाइड में 120 इंटू 100, 50 डिवाइड में 120 इंटू 100, 120 डिवाइड में 120 इंटू 100। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना तो देंगे नहीं, ये पूछा जाता है कि मैं अगर बेस शिफ्ट कर देती हूँ 2005 से, मैंने अपना बेस 2008 पे शिफ्ट करना है। क्वेश्चन है वी वांट टू शिफ्ट बेस फ्रॉम 2005 to 2008, what is new index of 2008। तो क्या आप इतना सारा सॉल्व करोगे, नहीं भाई। जो बेस होता है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। जो हमारा बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। तो सीधा सीधा मैं उसको सॉल्व करे बिना बता सकती हूँ कि मैम जो नया बेस होगा उसकी वैल्यू, नया इंडेक्स 100 ही होने वाला है। पहले बेस 2005 था तो उसका इंडेक्स नंबर 100 था। अब नया बेस मेरा 2008 है तो उसका नया इंडेक्स कितना होने वाला है, 100 होने वाला है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम स्प्लाइसिंग की। दो सीरीज को मिक्स करना है। इसमें क्या हुआ, आधे क्वेश्चन में तो बेस 2000 था, लेकिन 2004 का एक तो पुराने इंडेक्स से वैल्यू दी हुई है और एक नए इंडेक्स से भी वैल्यू दी हुई है। मैं इन सबको मिक्स करना चाहती हूँ। मिक्स करने वाले में मैंने क्या किया, मैंने ईयर 1995 को बेस पीरियड मान लिया। ईयर 1995 को बेस पीरियड मान लिया तो हर इस बेस ईयर की वैल्यू क्या थी, ये थी। हर वैल्यू को मैं इससे डिवाइड करती जाऊंगी और मल्टीप्लाई बाय 100 करती जाऊंगी और कुछ नहीं। हर वैल्यू को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 करती जाऊंगी और ये सीरीज मेरी इसके ऊपर फिर चलने लग जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, क्लियर।
हर वैल्यू को मैं 114.2 से डिवाइड इंटू 100 करती जाऊंगी। जैसे मैंने ये किया तो ये वैल्यू अब इसी की लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो मेरी ये एक ही लाइन में सीरीज आ जाएगी, दो सीरीज नहीं रहेंगी। इसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, मर्जिंग ऑफ टू सीरीज विथ कॉमन बेस। ये हमारा था पूरा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के बाद हमने चैप्टर किया टाइम सीरीज का। टाइम सीरीज क्या होती है? जब हमें ट्रेंड पता लगाना है, जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, तो हम देखते हैं कि किस टीम का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। स्कोर वाइज ओवर्स बढ़ते जा रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे विकेट गिरी थी उसकी, यहाँ पे गिरी थी, एक पैटर्न हम देख लेते हैं। तो वो ट्रेंड हमें पता लगाना है, जिससे मैं अगले 5 ओवर का प्रेडिक्शन कर पाऊँ कि अगले 5 ओवर में इतने रन बन सकते हैं। ये रन रेट चल रहा है, इस तरह का पैटर्न चल रहा है, ये वाला बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है, ये बॉलर अच्छी बॉल फेंक रहा है, स्पिनर डाल रहा है, तो मैं अगले 5 ओवर का प्रेडिक्शन कर पाऊँ। तो वो होता है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, TSCI। टी मतलब सिंपल ट्रेंड या सेक्युलर ट्रेंड, एस मतलब सीजनल ट्रेंड, सी मतलब साइक्लिकल ट्रेंड और आई मतलब इरेगुलर ट्रेंड। ये 4 टाइप के ट्रेंड होते हैं और ये इनके मेथड्स होते हैं। जब मैं मॉडल्स की बात करती हूँ तो मॉडल्स में आता है एडिटिव, मतलब इन सबको ऐड कर दो, मल्टीप्लिकेटिव मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। एडिटिव मॉडल हमारा इंडिपेंडेंट होता है और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हमारा डिपेंडेंट होता है। पूरा पेज आपका 2 मिनट में कवर हो गया। ठीक है, चारों कंपोनेंट को प्लस कर दो तो एडिटिव, मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव। ये हमारे मॉडल मल्टीप्लिकेटिव वाला कैसा होता है? डिपेंडेंट होता है, और एडिटिव वाला कैसे होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ये ग्राफिकल मेथड है, जैसे मैं अभी क्रिकेट स्कोर की बात कर रही थी कि हम ट्रेंड देख रहे हैं और पता चल जाएगा अगले 5 ओवर में, 2 ओवर में क्या पैटर्न है। एडवांटेज क्या होते हैं? सिंपल इजी होती है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, प्रेडिक्शन ही तो हो रही है। और अगर हमारा पीरियोडिक पीरियड बहुत स्मॉल हो, जैसे मैं 1 ओवर की बात करूं, तो 1 ओवर के लिए हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ होने के चांस बहुत ज़्यादा है। सेमी एवरेज के पूरे पार्ट्स को पूरे डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दोनों पार्ट्स का एवरेज निकाल दो, तो आपका सेमी एवरेज मेथड आ जाएगा। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब एन इवन नंबर हो। ऑड होगा तो 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सेंटर वैल्यू को छोड़ देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड किया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया और 2 एवरेजेस आ गई, कहते हैं सेमी एवरेज। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज के 2 कंसेप्ट होते हैं, इवन और ऑड। जब मैं ऑड की बात करती हूँ तो 3, 5, 7 ऐसे जाता है, और इवन की बात करती हूँ तो 4 ईयर जाता है। इसकी भी कैलकुलेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है एग्जाम में आना। अदरवाइज हमने किया था छोटा सा क्वेश्चन, 3 ईयर निकाल रहे तो 3 वैल्यूज का टोटल करते जाएंगे। पहले फर्स्ट 3 का किया, फर्स्ट वैल्यू छोड़ देंगे, नेक्स्ट 3, फिर ये वाली वैल्यू छोड़ दोगे, नेक्स्ट 3, ऐसे हमारा चलता जाएगा। टोटल को कहाँ सेंटर पॉइंट में लिखेंगे? 2, 3, 4, 3 वैल्यूज का सेंटर पॉइंट क्या होगा मेरा? यहाँ, तो यहाँ मैं टोटल लिखूंगी। और एवरेज के लिए 3 वैल्यू का टोटल किया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसके आने का कोई चांस। टी स्क्वायर मेथड को अगर मैं याद करना चाहती हूँ तो शॉर्टकट है कि रिग्रेशन इक्वेशन की 2 इक्वेशन थी, एक्स ऑन और वाई ऑन एक्स। तो ये वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन है मेरी, सेम वही है, इसका मतलब भी इसमें बस हमें यहाँ पे सी लगा दिया ट्रेंड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी मैंडेटरी नहीं है, लगाओ या मत लगाओ। जनरली हम लगा देते हैं जो ट्रेंड वैल्यूज को शो करता है। तो वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये 2 इक्वेशन यूज करते हैं। वैल्यू पुट करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सिट्यूट, तो हमारा आंसर आ जाता है। ये था हमारा पूरा टाइम सीरीज। तो आपने ये देख लिया कि क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, थियोरेटिकल बेस्ड कंसेप्ट हमारे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज तो बहुत फास्ट होने वाले चैप्टर हैं, जिसमें आप आधा घंटा या 1 घंटा लगाओगे तो पूरा डिटेल में चैप्टर को कवर कर सकते। ठीक है, अब हम 2 मिनट के बाद प्रोबेबिलिटी का चैप्टर और रिवाइज करेंगे, जिससे हम अपने स्टेट्स के 40 मार्क्स को सेव कर पाए।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली सबसे इजी चैप्टर है, जिसमें थ्योरी भी कंसेप्ट बेस्ड होती है, आराम से हमें पता भी है, हम फेमिलियर भी है। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? अगर श्योर इवेंट है, 100% श्योरिटी आज बारिश होगी होगी, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आने वाला है? 1। और मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि मार्च नवंबर में कोरोना टोटली ख़त्म हो जाए इंडिया से, इम्पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस बात की? 0। तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो गई। अब प्रोबेबिलिटी है क्या भाई? प्रोबेबिलिटी क्या है कि फेवरेबल इवेंट, जो काम मैं करना चाहती हूँ उसके चांस, और टोटल इवेंट, जितने टोटल पॉसिबिलिटीज़ है उसमें से जितने मेरे को चाहिए, जो जो काम मुझे चाहिए, उनका जो परसेंटेज है, उनका जो रेशो है, वो है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब फेवरेबल पे या तो कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, और नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहती हूँ मुझे किसी काम में सक्सेस मिली या नहीं मिली, दो ही चांस है, दो ही ऑप्शन है, या तो सक्सेस मिली या नहीं मिली, तो इन दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? 1। सक्सेस को मैंने P से डिनोट किया, फेलियर को Q से डिनोट किया, तो P प्लस Q का टोटल मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा हम पढ़ रहे हैं, जिस भी सेक्शन में हम पढ़ते हैं, हम स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, मैथ्स में नहीं पढ़ते, स्टैट्स का पार्ट होता है। मैथ्स में दी हुई है, 11th की बुक में मैथ्स में हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लेकिन जनरली हम स्टैट्स में ही प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। तो लेकिन जो इनिशियली प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई थी, वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की तरह स्टार्ट हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% हमारे एग्जाम में आने का चांस है। इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स भी आंसर दिया होगा, और मैथमेटिक्स भी दिया होगा, और बोथ भी दिया होगा, नन ऑफ दीज भी दिया होगा। तो आंसर क्या होने वाला है? मैथमेटिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला लाइन। प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की हो सकती है। सब्जेक्टिव को हम क्या जनरली मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं डिसीजन वगैरह लेने के लिए। अब आती है टाइप्स ऑफ इवेंट की बात। यहाँ पर दो टाइप्स की इवेंट तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बेटर वे में कर सकते हैं। वो कौन सी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। अगर दो इवेंट है, इफ नो कॉमन इवेंट इन टू इवेंट्स, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन हो ही ना। अगर मैं कहती हूँ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ना भी डालो, A इंटरसेक्शन B, कुछ कॉमन मैं ढूंढने जाऊँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। और A इंटरसेक्शन B अगर एग्जिस्ट करता है, 1/2, 1/3 कुछ भी एग्जिस्ट करता है, तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? PA इंटू PB की तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है A 1 2 3, दिया हुआ है 3 4 5, और सैम्पल स्पेस दिया हुआ है 1 2 से लेके 6 तक, तो A इंटरसेक्शन B कितना क्या दिख रहा है? 3, और प्रोबेबिलिटी क्या दिखेगी? 3/6, 1/6, एक ही नंबर कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या दिखी हमें? 1/6। तो आंसर क्या हो गया मेरा? ये मेरा इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, आपको दिया हुआ है PA इंटू PB, या PA इज इक्वल टू 1/2, PB इज इक्वल टू 1/3। अब आपको निकालना है PA इंटरसेक्शन B, सेट्स तो गिवन नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगी? 1/2 इंटू 1/3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/6। तो हमें सिचुएशन क्या गिवन है उस पर डिपेंड देखना पड़ेगा कि मुझे कैसे ये सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? ये दोनों इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाएगी तो पूरी प्रोबेबिलिटी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा हमें कार्ड्स को और अच्छे से समझना है एक बार।
सिंगल इवेंट अगर उसमें एक ही इवेंट पॉसिबल हो। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब मैं जो सैम्पल स्पेस है और जो मेरे फेवरेबल इवेंट्स हैं सब सेम आ जाएं, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन जाती है। इक्वली लाइकली इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की चाहिए, एक डाइस है और मैं प्रोबेबिलिटी मांगती हूँ इवन नंबर की और प्रोबेबिलिटी मांगती हूँ मैं ऑड नंबर की। ये कितनी है 3 और ये भी कितने हैं 3, 1/2 1/2, तो ये दोनों इवेंट मेरी कैसी हो गई इक्वली लाइकली। अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाती है तो उसे मैं कहते हैं इक्वली लाइकली। सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो अगर मैंने एक बार ही कॉइन को टॉस करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता सकती हूँ 2 आएगा। 2 बार किया तो कितने आएंगे 4 आएंगे। लेकिन अगर मैंने 10 बार किया तो कैसे निकालूंगी 2n मतलब 210 करके। सेम हमारा लगेगा डाइस पर। एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स होते हैं, 2 को करेंगे तो 6^2। सेकेंड थिंग, एक डाइस को आपने टॉस किया 2 बार या 2 डाइस को एक साथ टॉस किया, हमारे प्रोबेबिलिटी में सेम है हमारे लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 एक साथ थ्रो करो या एक एक करके थ्रो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बॉल्स का हम निकाल सकते हैं। हमारे बैग में जितनी बॉल्स होंगी टोटल जितने भी कलर्स की हों वो सब मिला के क्या बन जाएगा सैम्पल स्पेस। अब बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स टोटल कितने होते हैं हमारे 52 जो बन जाते हैं हमारे सैम्पल स्पेस, जिसको हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर के 26, ब्लैक कलर के 26। अब रेड कलर में भी 2 शेप्स हमें मिलती हैं, डायमंड और हार्ट, तो 26 को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया 13 13 तीनों में, क्योंकि 4 की 4 कैटेगरी में 1 से 13 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है। अब उस काउंटिंग में क्या होता है 1, 11, 12 और 13 चारों को वो अलग अलग सिंबल से लिखते हैं। जैसे 1 के कार्ड को वो ए से लिखते हैं, 11 को जे से, क्यू को 12 से और 13 को के से। तो ये मेरा ए का कार्ड मेरा एस कार्ड बन जाता है और जे, क्यू और के मेरा फेस कार्ड बन जाता है। क्वीन और किंग तो आपको पता है। जे को हम क्या कहते हैं जैक, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं गुलाम। तो नेव भी एक वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब गुलाम होता है, तो इसको हम नेव भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12, 6 रेड में 6 ब्लैक में। टोटल एस कार्ड कितने हो गए 4, 2 रेड में 2 ब्लैक में। ठीक है, अगर मुझे ये कार्ड क्लियर हो जाते हैं इसका मतलब मेरा कार्ड का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। मेन इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, एक बार समझ लेना है कि कार्ड में क्या क्या वेरिएशंस हो सकता है और फिर क्वेश्चन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हमने कर लिया। 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मतलब श्योर इवेंट, दोनों का टोटल हमेशा 1 आएगा। पी ए प्लस पी नॉट ए होगी या नहीं होगी। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करते, पी ए यूनियन पी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं ये कहा हो मुझे, ये मतलब हर सिचुएशन में लग सकता है, म्यूचुअली हो इंडिपेंडेंट हो कोई भी लग सकता है। लेकिन क्या होगा जब इवेंट्स मेरी इंडिपेंडेंट होगी तो उस केस में मेरा ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। अगर इवेंट्स मेरी इंडिपेंडेंट होगी तो आंसर तो फिर भी सही आएगा। तो क्या मैं फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, लेकिन किस केस में, ओनली इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। सिर्फ इंडिपेंडेंट के केस में, अदरवाइज पूरा फॉर्मूला मेरा ये चलने वाला। ठीक है, इंडिपेंडेंट के भी ये भी लिखूंगी तो 0 आ जाएगा और इसको हटा दूंगी तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब टॉपिक आता है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। प्रोबेबिलिटी तो हम सब ने पढ़ ली, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। लेकिन ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट में हम टोटल को नहीं लेते। अगर फेवर दिया हुआ है तो ऊपर फेवरेबल डाल दो, नीचे अगेंस्ट डाल दो, और अगर अगेंस्ट दिया हुआ है तो ऊपर अगेंस्ट डाल दो, नीचे फेवरेबल डाल। जैसे मैं कहती हूँ एक डाइस है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2, ये मेरा इवेंट मुझे चाहिए।
तो फेवरेबल में क्या आया, 2 और 4 और 6, क्योंकि कॉमन सेम सेम आ रहा है, 3 3 तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ले लेते हैं। तो आंसर आया मेरा 3 और 6 फेवरेबल में आ गया, और अनफेवरेबल में या अगेंस्ट में क्या आया, 1 2 4 5। ठीक है, अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑड्स इन फेवर। फेवर में फेवरेबल कितने थे, 2, और अगेंस्ट में कितने थे, 4, तो आंसर आया 1/2। और अगेंस्ट में चाहिए ऑड्स इन अगेंस्ट, अगेंस्ट में 4 थे, तो आंसर आ गया 2। तो ये था मेरा ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। इसके आगे हम प्रोबेबिलिटी नहीं लिखते क्योंकि इसका आंसर 2 1 से क्रॉस भी हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता लेकिन 1 से क्रॉस हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब एक फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होती है। फॉर्मूले को देखो आप कैसे याद करना है, मुझे दिया हुआ है, इसे हम क्या करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, एक ही बात है, ये लिखो या ये करो। अब निकालें कैसे, ये तो लिखने का तरीका है। तो आपको क्या करना है, जो पहले लिखा है माइनस इन दोनों का इंटरसेक्ट। नहीं क्लियर हुआ। अगर मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखूँ या ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ, सेम ही होता है, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और कंसेप्ट हमने किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर में तो हम दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन डालते हैं, डिवाइड में हम डालते हैं जो गिवन हो। इसको हम पढ़ते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। गिवन वाला पार्ट होता है वो डिवाइड में आ जाता है और इसका आंसर आ जाता है। हमें क्या पता होना चाहिए अगर मुझे निकालना हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे निकालें, तो 1 माइनस पी, तो ये साइन है इसको रिवर्स कर दूँ, या आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, एज अ फॉर्मूला भी और एज अ एप्लीकेशन। एक और चीज़ जो आप लोगों को कंफ्यूज करती है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, इसका ये मतलब है कम से कम, मीनिंग है इसका ये। तो मतलब हमें गो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम तक जाना है। एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब है गो टू मिनिमम, मिनिमम तक जाओ। जैसे लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3, क्या करूँगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, केस ऑफ डाइस। अब मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3, क्या करूँगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है। अब अगर मुझे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, ठीक है, मतलब P1 P2, बहुत टाइम लगने वाला भाई, क्वेश्चन दे कैसे दिया पेपर में, पॉसिबल नहीं है। अरे भाई पॉसिबल है, नहीं हमें ये पता है सारी प्रोबेबिलिटी का सम मैक्सिमम 1 हो सकता है, इन्होंने 0 वाला केस छोड़ रखा है, मैं 1 में से वो 0 वाला केस छोड़ दूंगी तो इसका आंसर आ
तो हमें ये लॉजिक्स थोड़े से यूज़ करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता है, लेकिन जब हम उसको ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से उसको देखो, तो वो क्वेश्चन बहुत छोटा-सा बन जाता है। ठीक है? ऐसे ही अगर हमारी 3 इवेंट्स हो जाएँ, यहाँ पर करेक्शन करो। डिपेंडेंट में तो ये एग्जिस्ट करता है, एक्सक्लूसिव में 0 होता है, एक्सक्लूसिव में हमारा फॉर्मूला ये, डिपेंडेंट में नहीं, इंडिपेंडेंट में तो एग्जिस्ट करता है, एक्सक्लूसिव में ये पार्ट 0 हो जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। ठीक है, ये करेक्शन कर लो इसमें। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में फॉर्मूला ये हो जाएगा। ऐसे 3 इवेंट्स होती हैं, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस इंटरसेक्शन माइनस किए, प्लस जो कॉमन इंटरसेक्शन था वो प्लस कर दिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ये सारे इंटरसेक्शन मेरे 0 होने वाले हैं। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। और ये हमें पता है, जब सारे केस लिख लेते हैं, यूनियन हमारा 1 हो जाता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इवेंट्स का टोटल हमारा 1 आ जाता है। यहाँ भी 1 हो जाएगा और ये यहाँ भी 1। ठीक है, क्लियर? प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ जो हमें और करनी है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी में मीन को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर होता है सिग्मा पी इंटू एक्स। जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, उनको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर देते हैं। मतलब जैसे आप मीन निकालते थे, एक्स दिया होगा, पी एक्स आपको दिया, आप एक कॉलम बनाओगे, एक्स इंटू एक्स दिया है, पी एक्स दिया है, आपने एक्स इंटू पी एक्स का कॉलम का बनाया, इसका टोटल करा, ये आपका क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पूरे का स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ एक्स का स्क्वायर करना है। मतलब जो आपने पी एक्स का आंसर निकाला था, उसको अगेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास सिग्मा पी एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाए। वेरिएंस हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला इसका ये होता है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई होती है और उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में मतलब रूट ऑफ वेरिएंस ये हम कर चुके हैं। ये हमारा डेफिनेट टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है ई एक्स का, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। ऐसे ये हमारे वेरिएंस के डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो बस आपको पता होने चाहिए, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। ये एक शॉर्टकट है कि अगर मेरा के का एक्सपेक्टेड, के सीरीज़ दी हुई है, के वेरिएबल्स हैं, उनका एक्सपेक्टेड मीन के आ रहा है, के है मेरा, मतलब सारी वैल्यूज़ मेरी कांस्टेंट है, के ही है, तो मेरा आंसर के आया। अगर 5 होगा तो 5 आ जाएगा। अगर के एक्स है, मैंने अपने वेरिएबल को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे मीन का जो आंसर पुराना था एक्सपेक्टेड वैल्यू का, उसका आंसर भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर टोटल का निकालना है तो दोनों एक्सपेक्टेड मीन का टोटल कर दो, डिफरेंस निकालना है तो दोनों एक्सपेक्टेड मीन का डिफरेंस निकाल दो, मल्टीप्लाई निकालना है तो दोनों एक्सपेक्टेड मीन का मल्टीप्लिकेशन निकाल दो।
यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थ्योरी में मेन फोकस करना है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, किस स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट जरूर हमें निकालने के लिए आ सकता है, तो वो हमें पता होना चाहिए, एनपी एनपीक्यू, तो वो तो बहुत ईजी सेक्शन है। तो मेन आपको इसके कंसेप्ट पे ही फोकस करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। डिस्क्रीट में हमारे 2 टाइप के आते हैं, बाइनोमियल और पॉइजन। कॉन्टिन्यूस में फिलहाल हमें एक ही पता होना चाहिए, नॉर्मल, बाकी तो हमारे सिलेबस में है। बाइनोमियल की जब हम बात करते हैं तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो बर्नौली ने दिया था, तो ये बर्नौली का नाम भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें मार्क करने के लिए आ सकता है, प्लस स्पेलिंग। फ्रेंड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होती हैं, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, सेम एक्सपेरिमेंट हम बार बार करते हैं। हर ट्रायल के हर 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो सक्सेस मिलेगी या फेल्यूर मिलेगी, इनका टोटल 1 होता है, कि हम पढ़ चुके हैं। ट्रायल्स हम इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करते हैं, मतलब पिछले वाले ट्रायल से इस नए वाले ट्रायल का कोई रिलेशन नहीं था। इसे बायोमेट्रिक कहते हैं, कैरेक्टराइज बाय 2 पैरामीटर्स एन एंड टी। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डिस्क्रीट वाले को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें एन टोटल हमारे ट्रायल्स हैं, आर हमें जितनी सक्सेस चाहिए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ। मीन निकालना है तो एन को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एन इंटू पी इंटू क्यू, ये निकाल देते हैं। वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो। एन पी क्यू का आंसर एन पी से कम आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, मैंने उस टाइम भी बताया था, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमारी क्या, पी और क्यू दोनों ही वैल्यू हमारी लेस देन 1 है, तो हम जब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा एन पी से ज़्यादा नहीं, कम ही आएगा। इसको अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन सी एन माइनस आर, मतलब एन आपका टोटल है और हमें आर सक्सेस चाहिए, ये इसका मतलब है। पैरामीटर वही है, सक्सेस हमारा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, या तो श्योर इवेंट होगा या इम्पॉसिबल, इससे इधर उधर तो जा ही नहीं सकता। अगर मोड निकालना है म्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू वेरिएंस की कब होगी, जब पी और क्यू दोनों ही 0.5 हो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, n/4, और इक्वल मतलब 1.5 लिखा हो या 1/2 लिखा हो, बात एक ही। सिमेट्रिकल भी तभी होता है जब इसकी वैल्यू 0.5, और मोड भी तभी इक्वल हो जाते हैं जब क्यू और पी और क्यू दोनों 0.5 हो। तो ये वाली बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इनके चांस आने बहुत कम होते हैं, आएगा भी तो बिल्कुल बेसिक आएगा कि एक कॉइन को आपने 4 बार टॉस किया और आपको 2 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहुत ही बेसिक से। लेकिन ये जो हमने थ्योरी लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और वेटेज के हिसाब से भी देखा जाए तो इस चैप्टर की वेटेज जितनी है हमारी, उसके हिसाब से भी अगर हम इसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो हमने इस चैप्टर की यूनिट की जितनी भी वेटेज है उसमें से 80 to 90% वेटेज कवर कर ली। फिर हम थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थोड़े बेसिक से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, तो ये चैप्टर हमारा अच्छे से हो जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ी बात, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल। ये वाले एग्जाम्पल भी आते हैं, नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर इन बैंक बुक, ये वाले एग्जाम्पल भी आते हैं कि इसमें सैम्पल साइज हमारा क्या होता है, लार्ज होता है, और प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ मूव करती जाती है। एन हमारा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सक्सेस 0 के आसपास होती है, 0.1 0.01 इस टाइप की होती है, इसे यूनिक पैरामीटर कहते हैं। इसमें एक ही पैरामीटर होता है, एम बाइनोमियल में 2 पैरामीटर थे। ट्रायल्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट, उसमें भी इंडिपेंडेंट थे। ये भी डिस्क्रीट है तो ये भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बन जाएगा, और ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको ई की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ई की वैल्यू 2.71828 होती है, 2.7183 भी हम ले सकते हैं, 8 को अगर हम इग्नोर करके राउंड ऑफ करते हैं तो दोनों से हमारा आंसर वेरी कर जाता है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन के बेस पे आंसर टिक करते हैं, कभी भी 2 आंसर नियर बाय नहीं हमें ऑप्शन में, ठीक है। तो 8 to 8 करके भी आप कर सकते हो और 8 3 करके। इसमें मीन और हमारा एनपी होता है, वेरिएंस भी एनपी होता है, मतलब मीन और वेरिएंस सेम होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो रूट ऑफ मीन या रूट ऑफ वेरिएंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है,
इसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पॉइंट को हमने म्यू डिनोट कर दिया, 50% एरिया इधर है, 50% इधर है। इस साइड हम नेगेटिव शो नहीं करते, लिमिट इसकी -∞ टू इन्फिनिटी है, क्योंकि एरिया हम हमेशा पॉजिटिव शो करते हैं, चाहे वो माइनस में क्यों ना है, इसलिए एरिया में हमारा मॉडुलस यूज होता है। ये बेल शेप्ड कर्व है, ये गॉसियन कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। वो लिमिटेशन केस था, ये अप्रॉक्सीमेशन केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें भी एन ज़्यादा होता है, कोई भी पी और क्यू क्लोज टू जीरो नहीं होते। तो ये दोनों पॉइंट हमारे सेम जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ गया, वो क्लोज टू जीरो होती है पॉइजन में, इसमें क्लोज टू जीरो नहीं होती। ये भी पैरामीट्रिक है, ये पैरामीटर्स है म्यू एंड पैरामीटर्स म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, या इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा स्क्वायर। इसमें तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है सॉल्व करने के लिए, तो इसका तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। वेरिएबल्स का एक्सपेंड वो दिया हुआ है, कंटिन्यू वैसे तो मास फंक्शन ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है, इसकी ये लिमिट भी आपकी लिखी हुई होनी चाहिए साथ में। तो कई बार फॉर्मूला सही दिया होता है, लिमिट में गड़बड़ कर देते हैं, तो वो आप चेक कर लेना। इसमें मीन मीडियन मोड सिमेट्रिकल है, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, या हम कहेंगे कॉइंसाइड एट मैक्स इज इक्वल टू म्यू पर कॉइंसाइड होते हैं, सिमेट्रिकल होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा ये है, इसमें सारे पॉइंट ये जो है ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन डेविएशन अबाउट मीन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन अगर निकालना हो तो 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये एम्पेरिकल रूल है इसका। ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन का एरिया जब कवर होता है तो वो इतना कवर करता है ऑब्जर्वेशन को, 2 आ जाता है तो इतना, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कवर कर लेते हो, प्लस एक दो बेसिक क्वेश्चन बाइनोमियल पॉइजन के कर लेते हो, तो आपकी ये यूनिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ईजिली कवर हो जाती है। तो आपको पहले इन चीज़ों पे काम करना है। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी वेटेज है, 90% वेटेज हमारी इसी तीनों कंसेप्ट पे बेस्ड है। 10% वेटेज के लिए हमें थोड़े से पॉइजन और बाइनोमियल के क्वेश्चन करने, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका स्टैट्स का पूरा कंसेप्ट जो चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है, क्या क्या हमें कवर करना है, किस पार्ट को हमें स्पेशली फोकस करके चलना है, मैंने आपको कवर कराने की कोशिश। तो आई होप आप ये सारा रिवाइज करोगे अच्छे से, और पेपर तो आपका अच्छा जाने ही वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और मुझे जो थम्स अप मार्क चाहिए आप लोगों से, वो तो अभी भी चाहिए, तो आई होप कि वो मुझे सब बच्चों से मिलने वाला है। बस फोकस्ड रहिए, अटेंटिव रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी को इस टाइम स्पेशली मेंटेन करके चलिए, और एक फियर फैक्टर जो होता है ना, वो दिमाग से निकाल दीजिए। एक चीज़ और बोलूँगी, कई बार बच्चे सोचते हैं कि पूरा पेपर एक बार में स्टडी कर लेते हैं फिर देखेंगे कितना आता है, पे ज़्यादा मत जाना भाई। एक बार पेपर को देखना, ज़रूर देखना भी चाहिए कि किस लेवल का है, लेकिन ये मत देखना कि सारे क्वेश्चन आप पढ़ लो फिर स्टार्ट करो। क्वेश्चन करते जाओ, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसे मार्क करते जाओ कि डाउट है तो किस लेवल का डाउट है, किसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, किसमें आपको सिर्फ थोड़ा लिटिल बिट डाउट है, या क्या कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, जिससे बाद में जब उस क्वेश्चन पे आए तो ईजिली हम उस हिसाब से उस पर टाइम डिवोट कर पाएँ या कंसिडर कर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टेट्स यहाँ पे कवर हो जाता है, और आप 40 में से आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो, इसलिए मैंने स्टेट से स्टार्ट करवाई है आपकी रिवीजन। एक कैलकुलेटर की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी आपको एक बार रिकॉल करवा पाऊँ, वो भी मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ पूरी हेल्प करती रहूँगी, तो उसके लिए डोंट वरी। बस आप अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज़ करते जाइए। अब थोड़ा सा टाइम बचा है, तो आप फ्रूटफुली यूज़ करिए और बेटर रिजल्ट के साथ क्लास में आइए। ठीक है, ओके, बाय बाय।